तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आ गया हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो लेकर। ये आपके लिए रामबाण इलाज होने वाला है। ये करके जाओगे यानी आपके 70 में से 70 मार्क्स आने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है ना। ये टॉपिक आप पेपर में बैठने से पहले जितनी जल्दी आप तक पहुंच जाए देख लो, क्योंकि क्वेश्चन है ना इन्हीं टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व होता है। प्रीवियस ईयर पेपर देख लो। और ये ऐसा नहीं है कि मैं आपके सिर्फ 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैंने आपके इस वीडियो बनाने के लिए 10 साल पहले यानी कि 2012, 2011, 2010 इन सारे सैंपल पेपर को उठाकर आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं। अब आप बोलोगे भैया इतने पुराने सैंपल पेपर क्यों देखे, इतने पुराने क्वेश्चन पेपर क्यों देखे आपने। तो बच्चों आपको पता है किसी का कमबैक हो या ना हो, लेकिन सीबीएसई ने अपना कमबैक जरूर कर लिया है। फिजिक्स के पेपर आपने देख लिए, केमिस्ट्री के पेपर आपने देख लिए। बोर्ड्स जो है डे बाय डे अपने पेपर्स का लेवल अप करता जा रहा है। इस साल जो बायो का पेपर बनने वाला है वो अनएक्सपेक्टेड होगा। ऐसा नहीं है कि आप प्रिडिक्ट कर पाओगे। जितने भी लोग सोच रहे होंगे ना कि यार बायो का पेपर तो प्रिडिक्शन से चल जाता है, लेकिन जिस हिसाब से पेपर आ रहे हैं प्रिडिक्शन करना बहुत ही ज्यादा टफ होता जा रहा है। इसीलिए मैं आपके लिए बहुत पुराने क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीबीएसई के मोस्ट फेवरेट टॉपिक या कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से सवाल बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक को तो छोड़ना बिल्कुल मत। एंड चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट के साथ। अब यूनिट है आपका 6 जो कि है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पूरा यूनिट जो है आपका 16 मार्क्स का है, जिसमें 3 चैप्टर आने वाले हैं। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 7 मार्क्स का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 6 मार्क्स का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ 3 मार्क्स। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके सामने है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेनली बात कर रहा हूं इनकी डेफिनेशन की। इनकी डेफिनेशन आपको रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, एक तो आपको डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए, दूसरा इनके ऊपर है ना शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको एमसीक्यू बेस पे सवाल मिल जाएंगे, आपको इस पे लॉन्ग टर्म यानी रिटर्न वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आपको डेफिनेशन वगैरह पूछी जाती है। इसके ऊपर एक सवाल ऐसा भी आता है कि मान लो आपके पास कुछ पॉलन ग्रेन दे दिए जाएंगे, ठीक है ना, आपको कुछ एमएमसी का नंबर दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ कितने मियोसिस हुए हैं, कितनी बार मियोसिस होगा, या फिर कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो कुछ नंबर फिक्स नंबर मिलेंगे, तो उसे निकालना मैं आपको सिखाऊंगा जब पीवाईक्यू लेकर आऊंगा ना, पीवाईक्यू की सीरीज लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा, तो वहां सिखाऊंगा। देन बात कर लेते हैं सेकंड टॉपिक आपका डिफरेंट लेयर्स ऑफ एंथर एंड इट्स फंक्शन। आपको पता होगा कि एंथर के अंदर डिफरेंट लेयर होते हैं 4, है ना। आपका एंडोथेसियम, एपिडर्मिस, मिडल लेयर एंड टेपिटम। ये चारों लेयर याद रखना है आपको, इनके काम याद रखने हैं। टेपिटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना है। देन बात कर लेते हैं पोलन ग्रेन की। तो पोलन ग्रेन का आपको डायग्राम याद रखना है विद लेबल डायग्राम। ठीक है, आपको लेवलिंग अच्छे से आनी चाहिए पोलन ग्रेन की, साथ ही साथ उसके अंदर के आपको हर एक पैटर्न। एक चीज याद रखना, इसमें ना एक टॉपिक और है टेट्राड। टेट्राड मतलब पूरा डायग्राम। पोलन ग्रेन तो ये अलग है कि पूरा आपने मेच्योर पोलन ग्रेन बना के दिखाया, लेकिन उससे पहले भी एक डायग्राम आता है जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से आपका पीएमसी से आपका पोलन ग्रेन बन रहा है, वो वाला स्टेप करके जाना। देन एम्ब्रियो सैक, मेच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम कई बार आया पेपर में, ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो इस पे भी और साथ ही साथ इस वाले पे भी। ठीक है, देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करें तो डिफरेंट टाइप के पॉलिनेशन है, ऑटोगैमी, जिप्नोगैमी और जीनोगैमी। उनमें भी आपको याद रखना है क्लिस्टोगैमी और चेस्मोगैमी। ये तो पढ़ के ही जाने, इनके एग्जांपल 3 याद हो गए आपको, ऑक्सैलिस, कॉमनलीना एंड आपका एक और एग्जांपल कौन सा है, वियोला। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल आप याद रखना। देन आपका ये आउटब्रीडिंग डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ, क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइस कितने टाइप के होते हैं, और आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 4 टाइप के डिवाइस देखने को मिलेंगे। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन कुछ भी नहीं है भाई, बहुत इजी है, बच्चों को समझ नहीं आता क्या है, लेकिन 2-3 लाइन में खत्म हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, हाइब्रिड सीड, इनके ऊपर जनरली सवाल नहीं बनते हैं क्योंकि सारा कुछ यहाँ पे कवर हो जाता है, लेकिन चांसेस है कि इस बार इस पे बन जाए, इनमें से किसी भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। देन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जानते ही आप, इमेस्कुलेशन, बैगिंग, इन सारों की बात कर रहा हूं मैं। ये पूरे टॉपिक है आपके इस चैप्टर के, इन टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लेना। देन बात कर लेते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है,
सॉरी, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन क्या होता है, ये तीनों के बीच में आपको डिफरेंस आना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कई बार, तो आपको इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। देन बात कर लेते हैं स्पर्म का डायग्राम। भाई पिछले साल के ही पेपर में आया था स्पर्म का डायग्राम, कई बार पूछा गया, ऐसे नहीं कि पिछले साल ही पूछा गया, उससे पहले भी कई बार आ रखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो मैंने बताया आपको, इसमें आपको पूरा प्रोसेस कह रहा हूं, सिर्फ ऐसा नहीं कि डेफिनेशन आपने याद कर ली, आपको याद रखना है किस तरीके से स्पर्मेटोगोनिया से फिर आगे जाके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, देन आपका स्पर्मेटोजोआ बनता है, वो पूरा स्टेप आपको याद होना चाहिए। उसके बाद oogenesis, भाई oogenesis भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है, देखो एक डिफरेंस आता है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आपको 4 टेट्राड मिलते हैं, या बोल सकते हैं 4 स्पर्मेटिड मिलते हैं, लेकिन oogenesis के केस में आपको क्या मिलता है, एक ही ओवा मिलता है, और रीजन आपको पता है कि फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकंड पोलर बॉडी मिलती है आपको, एक तो मियोसिस 1 में और एक मियोसिस 2 में। फिर बात कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पूरे चैप्टर में जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो केस बेस बनते हैं, वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर ही। आपको याद रखना है ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल ये होती है इसके अंदर, और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पे मेनली हार्मोन के ऊपर सवाल मिलेंगे, जैसा कि आपको LH हो गया, FSH हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, इन्हीं के अराउंड सवाल देखने को मिलेंगे। पिछले साल भी इसके ऊपर सवाल आया था, केस बेस में था। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी में सवाल था, एक ग्राफ दे रखा था, ग्राफ के बेसिस पे सवाल पूछे गए थे। उसके बाद बात कर लेते हैं वाई प्लेसेंटा एक्ट एज अ एंडोक्राइन। आपका प्लेसेंटा एंडोक्राइन की तरह काम क्यों करता है और कब करता है, ये आपको आना चाहिए। एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या होता है और वो किस तरीके से न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म को शो करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। आप बोलोगे भैया क्या है इतना टॉपिक, काफी है क्योंकि चैप्टर तो बड़ा है, तो भाई यही सारे टॉपिक हैं जहां से जनरली सवाल पूछे जाते हैं, है ना। बाकी मैंने आपको अभी बता ही दिया कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो PYQs है जितने भी 10 सालों के अंदर, वो उन सब के ऊपर चैप्टर वाइज पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, वहां पे आराम से देख लेना सारे। यहाँ पे अगर कुछ छूट गया ना तो वहां कवर हो जाएगा। देन बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RCH। RCH क्या है, इसकी फुल फॉर्म, और RCH के ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ लेने अच्छे से। ठीक है, देन एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, इसको किस तरीके से मिसयूज किया गया था इसका, ये आपको पढ़ के जाना है। ये जो है ना आपका एमनियोसेंटेसिस, इसके बारे में पढ़ लेना भाई। ये क्रोमोसोमल डिसीज का पता लगाने के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन लोगों ने इससे क्या पता लगाने लगे, सेक्स को डिटरमाइन करने लगे, जिसकी वजह से फीमेल का रेशो कम हो गया, यू नो दैट। फिर सहेली के बारे में पढ़ना है, सहेली को किसने बनाया था, सहेली क्या है, सहेली एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसको CDRI ने बनाया था लखनऊ में। ठीक है, फिर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ना है, इसके फीचर पढ़ लेने हैं, क्या क्या कैसा होता है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंपॉर्टेंट है। देन आपको कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मैंने बता रखे जो आपको पढ़ने ही पढ़ने, एक तो IUDs पढ़ना है आपको, एक कैलेंडर मेथड पढ़ना है जो नेचुरल में आ जाता है, OCP पढ़ना है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी पढ़ना है। आपको पता है IUDs के अंदर भी क्या क्या पढ़ना होता है, आपको कॉपर टी पढ़ना है, और आपका देखो जनरली बोल देता हूँ कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग, ये वाले आपको पढ़ के जाने हैं, उनके एक्शन वो किस तरीके से करते हैं वो भी पढ़ के जाने हैं। ठीक है, देन बात कर लेते हैं MTPs क्या होता है। MTPs आपका मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ के जानी है, कब वो सेफ होता है कब वो रिस्की हो जाता है, ये आपको पढ़ना है। देन STDs आप ज्यादा नहीं, एड्स के बारे में और हेपेटाइटिस B के बारे में, जेनाइटल हब्स के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि कई बार सवाल इस पे घूम के बनते हैं। फिर देन आर्ट तो भाई पूरा पढ़ना। अब आप सोचोगे भैया ये तो पूरा चैप्टर हो गया, तो भाई पूरा चैप्टर नहीं है ये, मैंने कुछ कुछ टॉपिक बताया। हाँ, ये कह सकता हूँ कि चैप्टर के मोस्ट टॉपिक तो यही है, मेजॉरिटी टॉपिक आपके यही है चैप्टर के अंदर, लेकिन ये ऐसा एक लौता चैप्टर है जो कि पूरा फुल ऑन डेटाबेस है, तो इसको छोड़ नहीं सकते। क्लियर, तो ये पूरा पढ़ लेना अच्छे से। देन अब बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट की। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं सेकेंड यूनिट, 7th यूनिट की, जो कि है आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, जिसके अंदर 3 चैप्टर ही है, और इसमें भी 3 ही है। एंड वेटेज की बात करें तो 20 मार्क्स अकेला आपका ये यूनिट रखता है अपने पास। इनमें भी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं वो इस वाले चैप्टर के हैं, यानी कहीं ना कहीं ये आपका 8 मार्क्स का है। 8 मार्क्स आपका पहला चैप्टर, सॉरी पहला कह रहा हूं, चौथा। देन 8 मार्क्स आपका 5वें चैप्टर के पास है, एंड छठा चैप्टर जो है वो है आपका 4 मार्क्स का।
ठीक है भाई। तो ये आपके तीनों चैप्टर आपके मार्किंग स्कीम आपको सामने दिख रहा है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, तो वो है आपका व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों करा, इसके ऊपर सवाल आता है और आपको पॉइंट आते ही होंगे, ठीक है, 4-5 पॉइंट होते लिख देना। फिर मेंडेलियन जेनेटिक्स कर लेना, कहीं ना कहीं मैं बात कर रहा हूं आपके क्रॉस की, है ना, आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस के आपको फिनोटिपिक जीनोटिपिक दोनों रेशो आपको याद करके जानी है, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन लॉज ऑफ डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। अगर डायरेक्टली डेफिनेशन पूछेगा तो आपको ये कहीं ना कहीं 2 या 3 मार्क्स का देगा। अगर इसके अंदर बोल देता है वो कि एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, तो अकेला ये 5 मार्क्स कंटेन करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रॉस बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ और नहीं, क्रॉस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आपको बोल सकता है वो मोनोहाइब्रिड के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, डाइहाइब्रिड के बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपका ब्लड रिलेशन के बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करने वाला हूं, ठीक है। देन टेस्ट क्रॉस क्या होता है भाई, कब करते हैं, किस लिए करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कंपैरिजन आ जाता है बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड फैक्टर, यानी क्रोमोसोम और फैक्टर के बीच में जो वो था कंपैरिजन, उनके बिहेवियर के बीच में, वो आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी ने टेबल दे रखी है, वहीं से पढ़ना है, ठीक है ना। देन सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है आपको, तो ह्यूमन का पढ़ लेना, एक बर्ड का पढ़ लेना। जनरली 3 ही है, 3-4, तो आपको है ना सबसे ज्यादा याद रखना है। बर्ड के ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है, ह्यूमन का तो याद ही रहता है अपने को, है ना। बर्ड में थोड़ा सा अलग केस है, इसीलिए उसे पढ़ा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देन मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो भाई मैं इसके लिए तो आपको बोलूंगा कि आप पूरे डिसऑर्डर पढ़ना, इसलिए मैंने लिख भी रखा है। डिसऑर्डर आपको कोई से नहीं छोड़ने, कहीं से भी सवाल बन सकता है, ठीक है। उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस पिछले साल भी आ रखा था, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है इसमें मैं स्टार मार्क लगा देता हूं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है ना। देन बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। सबसे पहला डिफरेंस आता है आपका डीएनए आरएनए के बीच में, पॉइंट पूछा जाता है, मतलब आपको आरएनए और डीएनए के बीच में पॉइंट लिखने, ठीक है। अब लिखने के लिए आप उसमें 10 पॉइंट भी ले सकते हो, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन जनरली आपको 3 मार्क्स से पूछते हैं, तो 3 के लिए आप 6 लिख के चलो, कहीं से भी अगर कटता है तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। देन चार्गाफ रूल के ऊपर क्वेश्चन आया था भाई पिछले साल, इस साल भी आ सकता है, ठीक है। इजी क्वेश्चन होते हैं, आप कर लोगे आराम से। देन सैलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, पहले से दूसरे पेज पे आपको इसके बारे में सारा कुछ मिल जाएगा, डिटेल में पढ़ लेना वहां से। उसके बाद सेंट्रल डोगमा क्या होता है, किसने दिया था, इसके ऊपर सवाल आता है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताओ भाई, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं अपन। सेमी कंजर्वेटिव आपका मैकेनिज्म, हार्शी चेज वाला, आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद रेप्लिकेशन फॉक का डायग्राम पढ़ लेना, रेप्लिकेशन फॉक का डायग्राम आता है कई बार। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डायग्राम पूछा जाता है भाई कई बार, ठीक है ना। और ट्रांसक्रिप्शन का वो मेथड भी पढ़ लेना, मैकेनिज्म पूरा का पूरा, ठीक है, कि प्रमोटर आता है उसके अंदर, ठीक है, प्रमोटर इनिशिएशन, चेन एलोंगेशन, फिर टर्मिनेशन, ये सारे स्टेप पढ़ के जाना। देन बात करते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोडन, भाई इजी है, 6 पॉइंट आराम से आप याद कर लेना, ज्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे। स्विच ऑफ एंड ऑन केस ऑफ लैक ऑपरेंड, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार पूछा गया है कि लैक ऑपरेंड के ऊपर स्विच ऑफ वाला केस या स्विच ऑन वाले केस के ऊपर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही गया है, कई बार आता भी है। और हो सकता है सीबीएसई अगर पैटर्न चेंज करे तो यहां से सवाल ना दे, है ना, उसके बदले आपको वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर एचजीपी यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे सवाल दे सकता है, क्लियर। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके 5th चैप्टर के अंदर, क्लियर है। देन बात कर लेते हैं इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन में सबसे पहला तो भैया ये है आपका एसएल मिलर, कुछ ना कुछ नहीं भी तो ना एक एमसीक्यू तो एसएल मिलर पे मिलेगा ही मिलेगा, कि इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, क्या क्या अपने इन्होंने मतलब क्लाइमेट लिया था एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है भाई। देन ऑपेरिन और हाल्डेन की थ्योरी पढ़ लेना, इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एनालोगस विद एग्जांपल याद करना बच्चों इसको, होमोलोगस क्या होता है, एनालोगस क्या होता है, इनके एग्जांपल याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। और उसके बाद डिफरेंस ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बाय डार्विन एंड ह्यूगो डिवरीज, बहुत फेमस सवाल है ये, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है इसके ऊपर कि ह्यूगो डिवरीज ने और डार्विन ने क्या क्या कहा था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। तो दोनों की अलग अलग मान्यताएं थी, अलग अलग पर्सपेक्टिव थे,
इसीलिए इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। उसी के बाद बात करते हैं डार्विन के बारे में। बात करूं तो डार्विन ने एक आइलैंड पर स्टडी करी थी एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, ठीक है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। और जो उनकी शिप थी ना जिससे वो जगह जगह घूमा करते थे, उस शिप का नाम याद रखना है। HMS बीगल के बारे में एमसीक्यू बन सकता है। और किस आइलैंड पे वो गए थे, मेले आर्किपेलागो पे गए थे, ये भी आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। लिखा नहीं मैंने, छोटी छोटी चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। देन आ जाता है आपका हार्डी-विंगर प्रिंसिपल। भाई हार्डी-विंगर प्रिंसिपल के ऊपर तो क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। और ये बताते हैं कि एक जेनेटिक इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए कुछ 5 अजम्पशन होते हैं, वो पांचों के 5 आपको याद होने चाहिए। बहुत छोटे छोटे हैं, 1 से 2 वर्ड में खत्म हो जाते हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। क्लियर। देन इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन का इवोल्यूशन आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। रामापैथिकस, ड्रायोपैथिकस, नेंडरथल मैन, ठीक है, होमो इरेक्टस, कब कब कौन कौन आया, उनकी ब्रेन की कैपेसिटी कैसी थी, इसके बेस पे अपन ने क्या करा था, मैन को क्लासिफाई कर रखा है। देन आपको पढ़ के जाना है वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन, किस तरीके से वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हुआ। पहले पानी में बने, पानी से फिर वो धीरे धीरे बाहर आए, फिर डायनासोर बना, फिर डायनासोर के बाद कहीं ना कहीं मैमल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली, ठीक है बच्चों। तो ये था अपना 7th यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने 8 यूनिट की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 8 यूनिट की, जो कि है आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। 2 चैप्टर आते हैं इसके अंदर, 12 मार्क्स का ये पूरा पूरा चैप्टर है, जिसमें से सबसे जो ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है वो है भाई आपका 7वां, जो अकेला 9 मार्क्स का है, ठीक है। और एज यू नो ये चैप्टर बड़ा भी बहुत है, ठीक है। तो 9 मार्क्स तो भाई बहुत ज्यादा अच्छे ही है, करना ही पड़ेगा, छोड़ के मत जाना। बाकी का बचा वो जो है आपका 3 मार्क्स, वो कितना है वो आपको 8वें चैप्टर के लिए मिलते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करूं ह्यूमन हेल्थ की, तो वो देखते हो। चलो पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड के बीच में डिफरेंस याद रखना। अब बोलोगे भैया इसमें ऐसा क्या खास है, निमोनिया और कॉमन कोल्ड दोनों ही आपके रेस्पिरेटरी यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिसीज है, लेकिन एक लंग्स तक जाता है, एल्वोलाई तक जाता है, और एक सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक ही जाता है, ठीक है। और मैंने सीक्वेंस में ही बोला है, जो पहले है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम तक चला जाता है और दूसरा ऊपर तक गिराता है, ठीक है। इनके आपको जनरली कॉजेटिव एजेंट याद रखने हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट याद रखना है, ठीक है। आपको इसके सिम्टम भी याद रखने हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मलेरियल पैरासाइट या मलेरियल साइकिल आपको याद रखनी है कि ह्यूमन में होती है, फिर एक मॉस्किटो के अंदर होती है, ठीक है। ये पूरा अगर आता है तो 5 मार्क्स में आएगा भाई, पूरा 5 मार्क्स में आता है, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर स्टार मार्क में, देख, ठीक है। ध्यान बात कर लेते हैं डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा कि मॉस्किटो से होने वाली बहुत बीमारियां हैं, ठीक है। तो आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए। एक जगह पे आराम से टेबल बनाना और मॉस्किटो से होने वाली सारी बीमारियों के नाम लिख लेना और उसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट याद कर लेना, और उसी हिसाब से आपका मलेरिया साइकिल भी इस वाले के अंदर कवर हो जाएगा, ठीक है। देन बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक तो ये इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा इसी के अंदर क्या आ जाता है, एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। पहला इनेट एक्वायर्ड और दूसरा एक्टिव और पैसिव, ये दोनों टाइप की इम्यूनिटी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है भाई। अच्छा, इम्यूनिटी में आपको ये भी पूछा जा सकता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो वो भी आप पढ़ लेना, यहाँ लिखा नहीं है मैंने। देन बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन के टाइप बताओ, किस टाइप से किस क्लास में इसको क्लासिफाई करा गया, ये आपको आना चाहिए। देन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पूछा गया है कई बार और इंपॉर्टेंट भी है। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसरस सेल, ये आपको आना चाहिए। एक नॉर्मल सेल किस तरीके से ग्रो करती है, कैंसरस सेल किस तरीके से ग्रो करती है, ठीक है। अगर ये पता होगा ना आपको तो आप अगला टॉपिक और इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये आराम से पहले पढ़ लेना। देन अगला टॉपिक है आपका बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में डिफरेंस, जानते ही हो आप। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, है ना, कैंसर वाला पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है। कई बार आ जाता है कि कैंसर किससे कॉज होता है, किसकी वजह से कैंसर होता है, ठीक है, कैंसर को कैसे ट्रीट कर सकते हैं अपन, है ना, और टाइप्स ऑफ कैंसर भी आपको पढ़ लेना है। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि पढ़ के जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देन लाइफ साइकिल ऑफ HIV, HIV की पूरी लाइफ साइकिल और HIV का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डायग्राम से मुझे याद आया कि डायग्राम इस पूरे 12th की बुक के अंदर बहुत सारे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो उन सारे डायग्राम की मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम मैं आपको बता दूंगा, जिनको आपको प्रैक्टिस करके जाना है,
ठीक है। देन बात करते हैं आगे, ड्रग कंजम्पशन। भाई ये चैप्टर आए और ड्रग की बात ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतने सारे ड्रग की बात करी गई है, कोई ना कोई ड्रग तो फंसता ही है हर बार। और आपसे पूछा जाता है पिछले 2 सालों में बोलो जो रिसेंटली आए हैं उनमें भी ड्रग के क्वेश्चन आए हैं, या पीछे और चले जाओ 5-6 सालों में तो वहां पे भी आपको ड्रग के क्वेश्चन मिल जाएंगे, चाहे वो एमसीक्यू में हो या वो आपके लॉन्ग फॉर्मेट में हो। ठीक है भाई, तो इतना इंपॉर्टेंट है। वैसे ये इनफ नहीं है इस चैप्टर के हिसाब से, ये काफी भी नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो और भी टॉपिक जिसको अपन क्वेश्चन में कवर करेंगे, लेकिन ये आपको टॉपिक वाइज कवर करके जाना ही जाना है। देन बात कर लेते हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें है ना, सिंपल सी बात करूं, सारे माइक्रोब के नाम आपको याद होने चाहिए और उनके फंक्शन याद होने चाहिए, मतलब वो कहां पर यूज हो रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में बात करूं, हाउस होल्ड में कौन कौन से माइक्रोब यूज होते हैं, चीज बनाने में कौन सा होता है, टोडी बनाने में कौन सा होता है, ठीक है, वाइन बनाने में, अब वाइन बोलो, वाइन आ जाता है आपका बेवरेजेस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो किस तरीके से वाइन बनाई जाती है ना, बेवरेजेस बनाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है भाई। उस हिसाब से फिर आप देखोगे आपके कुछ और माइक्रोब्स हैं, जैसे कि एस्परजिलस नाइग्रस, वो आपका कुछ सिट्रिक एसिड बनाता है। तो इन सारे के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा माइक्रोब कहां से आ रहा है, उसका क्या नाम है और उनका क्या फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको माइक्रोब के बारे में पता होना चाहिए जो कि आपका बायोगैस बनाता है, एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज होता है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर, वो है एसटीपी। एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। पूरे प्रोसेस आने चाहिए आपको, प्राइमरी ट्रीटमेंट में आना चाहिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट आना चाहिए। 5 मार्क्स का ये अकेला क्वेश्चन है, ठीक है, आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और अगर पैटर्न चेंज करा, ये देने का मन नहीं हुआ उनका, तो वो आपको बाकी जो बताया ना मैंने माइक्रोब के बेस के ऊपर क्वेश्चन, वो आ सकते हैं कि कोई सा भी दे सकता है, एज अ बायो फर्टिलाइजर, या फिर आपका हाउस होल्ड, या फिर आपका इंडस्ट्रियल बेस, या लास्ट में आपका बायोगैस प्रोडक्शन के रूप में माइक्रोब के यूज पूछ लेंगे। वो इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं भाई, माइक्रोब पे इनडायरेक्टली केस बेस में डाल सकते हैं, वो एक एक करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको 5 मार्क्स में 2-2 करके, एक 2 मार्क्स से पहले पूछेगा कि ये वाला माइक्रोब कहां यूज होता है, एंड 3 मार्क्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनके फंक्शन बताओ, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अंदर वो डिवाइड कर सकते हैं। देन बात कर लेते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो चलिए बच्चों बात कर लेते हैं 9वें यूनिट की, जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर 2 चैप्टर है। इसके अंदर 12 मार्क्स का ये पूरा यूनिट है, जिसमें से 6 मार्क्स के आपके दोनों चैप्टर हैं, ठीक है। सबसे पहला है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा टॉपिक है, सेकंड में एज कंपेरेटिव कम है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पहले चैप्टर में आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो आपको बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आती है 3 तरीके से, एक मॉडर्न वाली मिलेगी आपको, ठीक है, मतलब मॉडर्न मिलेगी, एक ओल्ड डेफिनेशन मिलती है, और एक आपको मिल जाती है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डेफिनेशन दी है, ठीक है, वो वाली। तो आपको ये तीनों याद करनी है अच्छे से, कोई सी भी आ सकती है, या फिर आपको यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, शॉर्ट फॉर्म देके फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो आपको याद करके जाना है। फिर प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी याद करना है भाई आपको, 2 टाइप के प्रिंसिपल होते हैं आपके, तो वो आपको याद कर लेने हैं, सेकंड मतलब फर्स्ट पेज के सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको। देन बात कर लेते हैं स्टेप टू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, आराम से इसको रट लेना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर। आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेगा और आपको इको आर बन करके दे सकता है, हिंड सेकंड दे सकता है, तो उसमें पूछा जाएगा कि भाई इनका नॉमेनक्लेचर क्या है, पहला लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड क्या करता है, सेकंड 2 क्या करते हैं, देन इसके अंदर थर्ड क्या करता है, एंड नंबर जो लास्ट में है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल आ रखा है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता क्या है ये भी याद करके जाना। फिर एम्पलीफिकेशन यूजिंग पीसीआर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एम्पलीफिकेशन बाय पीसीआर, 3 स्टेप आ जाते हैं इसके अंदर, वो तीनों स्टेप आपको अच्छे से याद करने हैं। पीबीआर का डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीबीआर 322 का डायग्राम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है, प्री बोर्ड में भी आया था इस साल और कई बार बोर्ड में भी आ रखे डायग्राम। एट द एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट, यानी क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी भाई यहाँ पे ओ आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी यहाँ पे ओ आएगा, ये तो ठीक था। ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट, यानी आपने जो भी चीज बना ली है ना, जो भी आपने मॉडिफाइड जीन बनाया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको अब होस्ट के अंदर
कैसे डालना है ये आपको करके जाना है। 3 स्टेप आते हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट मेथड है, तो वो आप कर लेना। एनिमल के लिए अलग होता है, प्लांट के लिए अलग होता है, ठीक है, और बैक्टीरिया वगैरह के लिए अलग होता है, आराम से करके जाना। देन बायोरिएक्टर क्या होते हैं, बायोरिएक्टर के टाइप कैसे होते हैं, और कल्चर कैसे कर सकते हैं बायोरिएक्टर के अंदर, तो डिफरेंट टाइप के कल्चर पे आपको मिल जाएंगे, तो वो भी एक बार पढ़ लेना। ठीक भाई, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस चैप्टर के। वही बात कर लेते हैं इसके सेकंड चैप्टर जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें आपको सबसे पहले पढ़ के जाना है बीटी कॉस्टन। बीटी कॉस्टन यानी वही बेसिलस थ्योरेनजेनेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी के ऊपर, 3 मार्क्स से बन सकता है, ठीक है, तो पढ़ लेना, बीटी कॉस्टन के बारे में पढ़ लेना। या फिर आपका आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको अपन आरएनएआई भी कहते हैं, इसके ऊपर सवाल आया था कई बार, है ना, जो टोबैको प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। पूरी कहानी है आपके इसके अंदर। एक टाइप का सेल्फ डिफेंस होता है जो सारे यूकैरियोट के अंदर होता है, इसी को साइंटिस्टों ने मॉडिफाई करके कहां डाल दिया, प्लांट के अंदर, ताकि मतलब क्या कर सके, हमारी जो क्रॉप है खुद को खुद की मदद से ही बचा सके। ठीक है भाई। देन आपको जीन थेरेपी पढ़ के जानी है। फर्स्ट केस याद रखना है कि फर्स्ट केस किसमें देखा गया था, एक 4 साल की लड़की में देखा गया था, ओके, और एडीए डेफिशिएंसी की वजह से होता है जीन थेरेपी के अंदर। मैं मेनली बात कर रहा हूँ एडीए डेफिशिएंसी की, तो वो वाला केस आपको अच्छे से पढ़ के जाना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पे एडीए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एडीए डेफिशिएंसी की बात हो रही है, वो भी किसके अंदर, 4 ईयर की जो चाइल्ड थी, बेबी गर्ल, वो केस आपको पढ़ना है। उसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन याद करो आपको पढ़ना होता है। मतलब इंसुलिन पहले तो कहां से निकाला जाता था, स्लॉटर पिग्स के अंदर से, कैटल के अंदर से, वहां से निकाला जाता था, लेकिन बाद में जाकर जेनेटिकली इंसुलिन बनाया गया। ठीक है, अच्छा रीजन पूछ सकते हैं कि पहले जो निकालते थे अपन एनिमल से, उसको क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो जाता था, कई लोगों को एलर्जी हो जाती थी, इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाई करा गया। एली लिली करके एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने इंसुलिन को जेनेटिकली बनाया था। ओके, याद रखना, पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ के जाना उसका। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा अपना बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको करना ही करना है। इसके अलावा भी बहुत चीज है, ठीक है, लेकिन ये आपको छोड़ने नहीं है किसी हाल में। अब बात कर लेते हैं लास्ट यूनिट की, और फिर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं लास्ट यूनिट की और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की। तो लास्ट यूनिट के अंदर आपको दिख रहा ही होगा कि आपका इकोलॉजी आ जाता है 10वां यूनिट, जो कि 10 मार्क्स का है। इसमें 3 चैप्टर हैं। पहला है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है भाई, इस हिसाब से अगर मैं बात करूं कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स कंटेन करता है, तो आपको देखना है क्या कि जो सबसे पहला चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, ये 5 मार्क्स कंटेन करके रखता है, एंड ये आपका 3 मार्क्स का है, और ये आपका 2 मार्क्स का, और यहां से क्वेश्चन भी कम ही पूछे जाते हैं, इसलिए 2 मार्क्स का भी जस्टिफाई है। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको पॉपुलेशन इंटरेक्शन पूरा पढ़ना है भाई। आपको पता ही होगा इसमें म्यूचुअलिज्म है, कॉमनसेलिज्म है, ठीक है, इसके अंदर कंपटीशन है, फिर आपका इसके अंदर पैरासाइटिज्म है, ये सारा का सारा आपको पढ़ लेना है। और इसके एग्जाम्पल भी रटने हैं, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ रटने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो आपको वो रटना भी है। ठीक है, और मेनली आपके इसी पॉपुलेशन इंटरेक्शन में से कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने अलग से भी लिख दिया है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा ये पूरा पढ़ लेना एक बार। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपटीशन, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन एंड एविडेंस ऑफ कंपटीशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के बेस पर ना सवाल आ ही जाता है। अच्छा इंपॉर्टेंट तो ये भी है आपका, इंपॉर्टेंट तो आपका प्रीडेटर भी है। प्रीडेटर या प्रीडेटर्स में प्रीडेटर क्यों इतना ज्यादा अपना मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके ऊपर भी सवाल आ जाता है, तो वो वाला पार्ट भी आप पढ़ लेना जो कि इसी के अंदर आ जाता है। फिर बात करते हैं ब्रूड पैरासाइटिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ब्रूड पैरासाइटिज्म, वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, एंडो और एक्टो पैरासाइट होते हैं, तो ये वाला पार्ट अलग है। कोयल और कौवे की कहानी पता ही होगा आपको। चौथा टॉपिक आपका ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ। आपको इन दोनों के ग्राफ देखने हैं और इन दोनों की इक्वेशन देख के जाना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड जिसके ऊपर सवाल अभी आपके रिसेंटली प्री बोर्ड में आया भी था,
हाउ टू काउंट पॉपुलेशन साइज, यानी पॉपुलेशन साइज को किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, वो चारों मेथड आपको लिख देने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है। देन बात कर लेते हैं इकोसिस्टम की। तो इकोसिस्टम में सबसे पहले तो आपको यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी आपको याद करना है वो जो यूनिट आती है ना प्रोडक्टिविटी की, ग्राम पर ईयर करके, याद है ग्राम पर ईयर करके, या किलो पर ईयर, या कैलोरी पर ईयर करके आती है, ठीक है, वो वाला आपको याद करना है। देन जीपीपी यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बीच में डिफरेंस आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद आता है डीकंपोजिशन, पूरा पढ़ लेना भाई। डीकंपोजिशन के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के स्टेप्स आ जाते हैं, वो आपको आना चाहिए। फूड चेन, फूड वेब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन एक बार उस पर भी नजर मार लेना, ठीक है। देन इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड के ऊपर सवाल आता ही है, आपको कोई सा भी पिरामिड दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ ये किस टाइप का पिरामिड है, या फिर आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ट्री के अंदर, मतलब फॉरेस्ट के अंदर किस टाइप का आपको पिरामिड देखा जाता है, मतलब किस टाइप का पिरामिड देखने को मिलता है, या फिर आपको एक्वेरियम में या फिर एक्वेटिक लाइफ में किस टाइप का पिरामिड देखने को मिलता है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे किस पे, पिरामिड बेस पे, ठीक है भाई, तो वो भी कर लेना। देन बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसके ऊपर जनरल सवाल जो आता है ना सबसे पहला, वो तो आता है कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी का कारण क्या है। तो आप पढ़ोगे बुक के अंदर, वो है आपका कुछ और नहीं, कहो, कहो शॉर्ट फॉर्म में है, तो आप देखोगे को एक्सटिंक्शन आ जाता है, फिर ए से आ जाता है एलियन इन्वेंशन, मतलब एलियन स्पीसीज का आ जाना कहीं पर, एलियन मतलब किसी अदर स्पीसीज का एक पर्टिकुलर एरिया में लैंड कर जाना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। देन एंड में आ जाता है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी किसी भी चीज का अगर आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि बायोडाइवर्सिटी में आपको गिरावट देखने को मिलती है, एंड वही कॉज बनता है बायोडाइवर्सिटी के अंदर बायोडाइवर्सिटी के लॉस का। ये टॉपिक मेनली आपका किसका है, बायोडाइवर्सिटी के लॉस की बात कर रहा हूं मैं, किस किस वजह से हो सकता है, ठीक है। देन बात कर लेते हैं कंजर्वेशन, एक बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। दो तरीके से बचा सकते हैं, एक होता है एक्स सीटू मेथड और एक होता है इन सीटू मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट है यही वाला पार्ट है भाई, ये 2 मार्क्स का जो चैप्टर है ना, इसी वाले पार्ट के लिए है, किसी और के लिए नहीं। इनमें से कुछ भी हो सकता है, एक्स सीटू पूछ लेगा, कुछ एग्जांपल आ जाते हैं, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन हो सकता है आपका, जूलॉजिकल पार्क हो सकता है आपका, ठीक है, जंगल सफारी, ये सारे टाइप के होते हैं। वैसे जंगल सफारी कहीं और है, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ना होता है भाई सेक्रेड लेक या सेक्रेड ग्रूव आ जाता है, फिर आपके हॉटस्पॉट आ जाते हैं। हॉटस्पॉट की पूरी डिटेल ले लेना आप कि हॉटस्पॉट कितने हैं, इंडिया में कितने हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर बात करें तो सेक्रेड ग्रूव और जो मैंने सेक्रेड लेक का है ना, वो भी पढ़ लेना, वो क्या होता है। फिर आपको क्या पढ़ना है, सेंचुरी के बारे में पढ़ लेना है। तो यहां पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज जो है खत्म हो जाती है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैं जस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके PYQs हैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, ठीक है। तो उसकी वीडियो आपको एक दिन में, 2 दिन में, 1 या 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड मैंने एक बात और भी कहा था कि मैं आपको 12th क्लास की बायोलॉजी के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बता दूंगा कि कौन कौन से हैं, तो उसके ऊपर भी काम चल ही रहा है। तो बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना भाई कि आपको इनमें से कौन से टॉपिक नहीं आते हैं। मैं इनके ऊपर भी क्वेश्चन को उसी PYQs वाली सीरीज में ऐड ऑन कर लूंगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।